friends, in this video we are going to discuss viscosity, viscometry and applications of viscometry. Viscosity may be defined as the tendency of a liquid not to flow. देखिए विस्कोसिटी क्या है, वो गैसेस और लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है या फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे और उनमें भी पॉलीमर सॉल्यूशंस की। विस्कोमेट्री के बहुत से एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उनमें से हमने एक ही एप्लीकेशन यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो अगेन लेट्स सी व्हाट इज विस्कोसिटी एंड इट्स साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो विस्कोसिटी का हिंदी में सीधा मतलब क्या है, किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन। कोई लिक्विड जितना गाढ़ा होता है, धरती पर गिरने से या फर्श पर गिरने से वो उतना ही स्लोली मूव करता है और हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा है। तो विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए लिक्विड टू इट्स ओन फ्लो। मतलब कहेगी फर्श पे गिरने पर या कहीं पर गिरने पर लिक्विड्स क्या है, वो फ्लो करते हैं और कोई भी लिक्विड अपने फ्लो का जितना ज्यादा विरोध करता है उतना ही स्लोली वो मूव करेगा और हम बोलेंगे कि उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा है, उसका गाढ़ापन उतना ही ज्यादा है। तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी डेंसिटी के ऊपर भी निर्भर करती है। यदि हम किसी नदी के किनारे पर जाकर देखें तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि पानी की किनारे के नजदीक जो सबसे लेयर है वो बहुत ही धीमे मूव करती है। और हम साइंस में कहते हैं कि जब कोई लिक्विड किसी पाइप के थ्रू, हमारे पास क्या है कि तुम्हारे पास ये पाइप है यहां पर, राइट, दिस इज द पाइप, इसमें से कोई लिक्विड के फ्लो करता है, इसके अंदर से लिक्विड बह के जाता है। तो लिक्विड की कई लेयर्स हैं इस पाइप के अंदर। जैसे हम कह देंगे कि जो लेयर इस पाइप को टच करती है वो सबसे स्लो मूव करेगी या बिल्कुल मूव नहीं करेगी। फिर जो दूसरी लेयर है थोड़ा फास्ट मूव करेगी ऐसे, जो तीसरी लेयर है वो और भी फास्ट मूव करेगी ऐसे करके, और हमारे पास जो बीच की लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैंने अभी बोला कि यदि हम किसी भी नदी के किनारे जाकर के ये देखें तो हम इस चीज को बड़ी आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि नदी में जो बहाव है बीच में सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर ये जो लिक्विड की लेयर है, इस स्टेशनरी लेयर के ऊपर ये जो सरफेस है किसका, पाइप का, पाइप में भी आयरन और प्लास्टिक, ये काफी रफ है, ठीक है, और ये जो लिक्विड लेयर है इसे चिपक जाती है थोड़ा बहुत, क्या इनमें एडिजिव फोर्स है या इस पाइप के ऊपर क्या है काफी पोर्स होते हैं, कैविटीज होती हैं, उनमें भी ये लिक्विड फंस जाता है और उसका फ्लो क्या है बहुत ही स्लो होता है, आप कह सकते हैं डेड स्लो। फिर वापस ये जो लेयर है जो ऊपर वाली लेयर का क्या विरोध करती है, इन दोनों के बीच में क्या इंटरनल फ्रिक्शन है, तो जिसकी वजह से क्या ये जो फर्स्ट लेयर है दूसरी लेयर के मूवमेंट को रिटार्ड करेगी या इसकी स्पीड क्या है थोड़ी ज्यादा होगी। फिर क्या है ये जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड लेयर है ये थर्ड लेयर की मूवमेंट को विरोध करती है, उसको रिटार्ड करती है। और किसी भी लिक्विड की अपनी मूवमेंट को रिटार्ड करने की पावर, अपनी मूवमेंट को रोकने की पावर ही उसकी विस्कोसिटी कहलाती है, राइट। सो विस्कोसिटी मैथमेटिकल हमारे पास क्या होगा, ये अगर इसको हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइजन, ये नाम है साइंटिस्ट का, जिसने क्या है एक पाइप के थ्रू, राइट,
किसी लिक्विड को या अलग अलग लिक्विड्स को फ्लो करके देखा, उसमें से लिक्विड्स को पास करके देखा, फिर उसने कुछ बातें नोटिस की, कुछ बातें देखी कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो किसी भी लिक्विड के फ्लो को किसी भी पाइप के थ्रू प्रभावित करती है, या किन किन बातों पे ये लिक्विड का पाइप के थ्रू फ्लो डिपेंड्स करता है। तो उनमें से आप देखिए, हमारे पास जो लिक्विड होगा, ये पाइप का ये वाला सिरा है, यहाँ पर कुछ प्रेशर है, इधर ये पाइप का दूसरा सिरा है, यहाँ पर दूसरा प्रेशर है। तो इस पाइप के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है, जिसे हम क्या है, एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, दैट डिसाइड्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप। मतलब इन दोनों सिरों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा पी, और ये एक तरह से क्या है, यहां से फ्लो करने वाले लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है डेल्टा पी। हम इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ये पाई क्या है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है आर स्क्वायर, सॉरी आर इज पावर 4, आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, क्योंकि पाइप क्या है, यहां पर सिलेंड्रिकल है, पाइप इज सिलेंड्रिकल, आर इज द रेडियस, ये रेडियस पे डिपेंड करता है। फिर क्या है, यहां से टी इज द टाइम ऑफ फ्लो, मतलब क्या है कि किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसको पाइप के थ्रू फ्लो करने में टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। नीचे हमारे पास क्या है, L is the length of the pipe, L is the length of the pipe, and V is the volume of liquid which is crossing through, which is flowing through the pipe having L distance. तो V क्या है, ये उस लिक्विड का वॉल्यूम है जो इस पाइप के थ्रू फ्लो करेगा। तो अगर हमारे पास पाइप यही है, अगर हम इसी पाइप को रखें, इसको चेंज ना करें, ठीक है, और हमारे पास क्या है, लिक्विड भी वही हो, क्लियर, देन आर कांस्टेंट है और वॉल्यूम सेम रखे, लेंथ कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो दिस टाइम ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी। ठीक है, अगर हम अलग अलग यहां पर लिक्विड्स ले लें, ठीक है, और इसी पाइप के थ्रू हम क्या उसको गुजारें, तो बेसिकली जो लिक्विड्स की विस्कोसिटी है वो दो बातों पे निर्भर करेगी, उनकी डेंसिटी और टाइम ऑफ फ्लो। ठीक है, या कह लीजिए कि अलग अलग लिक्विड्स का जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लो है, उल्टा बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप depends on two factors, their density and viscosity. Density and viscosity. Number 2, measurement of viscosity. अब ये लेने क्या कि viscosity का measurement क्या है। तो viscosity को हमें किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पर मेजर करना होता है, यदि हम अलग अलग लिक्विड्स की या अलग अलग सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी को कंपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज विस्कोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। विस्कोसिटी क्या है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है, टेम्परेचर को चेंज करने से विस्कोसिटी भी चेंज हो जाती है। इन केस ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब क्या, जितना ज्यादा टेम्परेचर विस्कोसिटी उतनी कम। हमने यहां से ग्राफ लिखा है कि ये पानी की हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी है, यहां पर पानी की देखिए, वाटर विच इज ए वेरी वेरी कॉमन लिक्विड यूज्ड एज सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ एज वेल एज इन एवरी स्फीयर ऑफ साइंस। मतलब पानी क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन प्रयोग में आने वाला लिक्विड है, जो हर जगह यूजफुल है। जितने भी हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, ज्यादातर क्या हम पानी में बनाकर ही आगे काम करते हैं। तो एज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 25 to let's say 100 degrees C, the viscosity of water decreases from 2 to let's say it is 0.025, right? बहुत ही कम हो जाएगी ये 0.025 जस्ट टेम्परेचर बढ़ाने से। और ये सेंटीपॉइज में हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी है। सो विस्कोसिटी का जो मेन यूनिट है वो पॉइजरी, जो साइंटिस्ट के नाम पे क्या पॉइज या सेंटीपॉइज होता है। तो हम यूनिट्स यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स से मेजरमेंट ऑफ
ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी एक लिक्विड की सीधा विस्कोसिटी निकालना, राइट, काफी डिफिकल्ट काम है, डिफिकल्ट जॉब है। और अगर हमने एक या दो लिक्विड्स की सीधा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी निकालनी है, तो दूसरे जो लिक्विड्स हैं, दूसरे जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की जरूरत नहीं है, तो हम क्या निकालते हैं, उसमें रिलेटिव विस्कोसिटी निकालते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस लिक्विड है जिसके कंपैरिजन में हमें उसकी विस्कोसिटी पता है, रेफरेंस लिक्विड की, एंड वाटर इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड रेफरेंस लिक्विड। मतलब पानी की विस्कोसिटी में पता है, और पानी को ही हम क्या है, रेफरेंस लिक्विड के तौर पर यूज करते हैं। मतलब पानी के कंपैरिजन में हम दूसरे लिक्विड्स या दूसरे सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी निकालते हैं, जिसे हम रिलेटिव विस्कोसिटी कहते हैं। तो मेजर करने के लिए क्या है, हमें बहुत ही सिंपल ग्लास का एपरेटस यूज करते हैं, इसे बोलते हैं ऑस्वाल्ड्स विस्कोमीटर। तो इसमें भी क्या है, जो हमारे पास, देखिए प्लीज, हमने ये दिखाया यहां पर, ये आपका एक ग्लास का बना हुआ सिंपल सा क्या है, ग्लास एपरेटस है, इसका नाम क्या है, नाम है साइंटिस्ट का ऑस्वाल्ड। ये अलग अलग इसका उच्चारण हो सकता है क्योंकि ये नाम है, ठीक है, ये वाज जर्मन बेसिकली। कई लोग इसको बोलते हैं ऑस्वाल्ड, कई लोग बोलते हैं ऑस्वाल्ड, एज यू लाइक। विस्कोमीटर मतलब ऐसा एपरेटस जो रिलेटिव विस्कोसिटी मेजर करने के काम आता है, एंड दिस सिंपल apparatus was designed by Oswald, right? इसमें देखिए हमारे पास क्या, पहले ये एक ऊपर क्या है, ये ऐसे ये ग्लास ट्यूब है, नीचे के बल्ब है, बल्ब ए, और इस पे ये दो मार्क लगे हुए हैं, मार्क ए एंड मार्क बी। नीचे देखिए मार्क बी से लेकर के यहां तक क्या आपका, ये बीच में यहां पर ये कैपिलरी है, और बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का जो मेन थीम है, वो थीम क्या है, फ्लो ऑफ ए लिक्विड or a solution vertically under the influence of gravity through the capillary, ठीक है, मतलब इस कैपिलरी के थ्रू उसका जो फ्लो है, हमने उसका टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड करना है, और टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड करके आगे कैलकुलेशंस करके हम विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास एपरेटस we are going to determine or measure the time of flow t of a liquid or a solution by keeping all other variables or parameters same, ठीक है। हमने क्या है, लिक्विड चेंज करना है, या सॉल्यूशन चेंज करना है, या किसी एक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन चेंज करनी है, और बाकी सारी कंडीशंस को सेम रखते हुए हमने सिर्फ यहां पर क्या है, ये जो हमारा कोई भी अलग अलग लिक्विड्स है, कोई भी अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, उनका टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड करना है प्रैक्टिकली। और फिर हम डेंसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी डाइल्यूट, और इफ द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट equal to its solvent, then there is no need of determining density also. हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, या दो, एक लिक्विड एक सॉल्यूशन है, या अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, ये हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। तो अगर इनकी डेंसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है, तो डेंसिटी भी निकालने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड करना है, और टाइम ऑफ फ्लो से क्या है, हम आगे क्या है, किसी भी लिक्विड की एक रेफरेंस लिक्विड के कंपैरिजन में विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की उसके सॉल्वेंट के कंपैरिजन में विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी विस्कोसिटी पता है, उसके रेफरेंस में किसी दूसरे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी यहां पर हम मेजर कर सकते हैं। और ये मेजर करने का जो पूरा मेथड है, तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, विस्कोमेट्री। विस्कोमेट्री एंड विस्कोमेट्री हैज सो मेनी एप्लीकेशंस. It is very important in studying some
medical processes, yeah, some biochemical processes, or in measuring the effect of viscosity on the fluid dynamics. So there are, and in determining the molecular weight of polymers, जो हमारा विषय है, हम ये तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब विस्कोसिटी निकालने के लिए किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का टाइम ऑफ फ्लो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हाउ वी रिकॉर्ड द टाइम ऑफ फ्लो। उससे पहले मुझे क्या टाइम ऑफ फ्लो निकालना क्या है, देखिए प्लीज यहां से देखिए हमारे पास ये इसका बल्ब बी है, विस्कोमीटर का यहाँ आपका यू से ट्यूब है, ये कैपिलरी पार्ट है, और ये हमारे पास क्या बल्ब ए है, और यहाँ पर ये निशान लगा हुआ है मार्क ए और मार्क बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 या 25 ml तो मेजर करके हमने लिक्विड या सॉल्यूशन डालना है। मान लिया हमने पानी का टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड करना है, पहले बताना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो यहां से हमें क्या इतना पानी यहां पर डालना है ताकि यहाँ पर जो बल्ब भी है पानी के इसमें इसका यहां से कितना लगभग 3/4 भर जाए। ठीक है, ठीक है, आधे यहां से आधे से कम नहीं भरना है, 3/4 से ज्यादा नहीं भरना है। तो माप पे डालेंगे क्या 20 ml 22 ml, इट शुड बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द वाटर हियर। लेट्स से ये हमारे पास क्या है कि हमने ये 25 ml लिया और यहां तक आपको ये इसमें यहां तक आपको ये पानी है। फिर हम क्या यहां पे इस पानी को इधर से सक करते हैं ताकि पानी यहां तक आ जाए। ठीक है, फिर क्या है यहां पर क्या है इसमें पिंच कोक लगा देंगे। पिंच कोक क्या है प्रेशर को एडजस्ट करने का एक सिंपल हमारे पास रबर की क्या है ट्यूब होती है, जिसमें क्या है यहाँ पर हम एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल हो जाए। फिर क्या है उसको सीधा छोड़ देंगे और जैसे ही पानी का लेवल यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, हम स्ट्रोक पास ओवर देते हैं कि धीरे धीरे क्या पानी नीचे आता है, और जैसे ही पानी का लेवल यहाँ पहुंचता है इतना जो वाटर है हिमालय हमारे पास के यहाँ पर 18 ml है या 15 ml है, जो भी अमाउंट है प्लीज, जब ये फ्लो करके यहां से पहुंचेगी इसका हम टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वी रिकॉर्ड द टाइम ऑफ फ्लो। तो इसमें क्या देखिए हम ऐसे इसको प्रेशर को एडजस्ट करते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लो है वो 100 से लेकर के 300 सेकंड के बीच में रहती है। ये काफी बड़ी रेंज है। द टाइम ऑफ फ्लो मस्ट बी एडजस्टेड इन दिस टाइम रेंज 100 to 300 सेकेंड। 300 सेकेंड हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उसमें ही देखा कितना एडजस्ट किया है। फिर क्या दोबारा करेंगे, फिर पानी को ऐसे सक करते हैं, तो जैसे ही लेवल यहां पहुंचता है उसको छोड़ देते हैं एंड वी रिकॉर्ड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ फ्लो, लेट्स से 150 सेकेंड। तो इसको क्या है कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे और टाइम ऑफ फ्लो कितना आता है, लेट्स से 150 सेकेंड, 151, ठीक है, एंड 150 सेकेंड ये आता है। ठीक है, तो 3 बार में कितना आया, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 150 सेकेंड। फिर क्या है इसको इधर से वाशर पे ड्राई करेंगे, फिर वो लिक्विड या सॉल्यूशन भरते हैं जिसका टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर 2 चीजें ध्यान रखिए प्लीज, किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का टाइम ऑफ फ्लो रिकॉर्ड करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। तो अपने यहां पर जो पिंच कोक लगाया है उसका प्रेशर चेंज नहीं करना है, प्रेशर चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो उसमें इनफ्लो है एयर का वो आपने एडजस्ट नहीं करना है, पिंच को वहीं पर रखना है जहां पर ये पानी में था। दूसरा जो अमाउंट ऑफ डालेंगे यहाँ पर लिक्विड की या सॉल्यूशन की, उसका वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए। फिर क्या करते हैं दोबारा उसको यहां से सक करेंगे, यहाँ पर आएगा, और तो वी रिकॉर्ड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन व्हेन इट फ्लोज थ्रू द कैपिलरी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसमें हमारे पास क्या है देखिए वॉल्यूम वही है, लेंथ वही है, ठीक है, आपकी जो कैपिलरी वही है, आर वही है, प्रेशर डिफरेंस वही है, सब कुछ वही है। तो उसमें फर्क कहां पर आ रहा है, लेट्स सी द डिफरेंस एंड वी विल यूज डिफरेंस फॉर मेकिंग कैलकुलेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज ईटा आर, इट इज नोन एज द relative viscosity. So viscosity of liquid or viscosity of solution. मान लिया हम यहाँ पर हम एक पॉलीमर सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, लेट्स से वी हैव ए पॉलीमर सोल्यूशन।
जिससे हम क्या उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहे हैं. सो दिस eta is the viscosity of the polymer solution and eta 0 is the viscosity of the reference liquid which is water, जो कि हमारा यहाँ पर ये पानी है, राइट. इसको क्या बोलते हैं हम? that is your relative viscosity, ratio of two viscosities. तो जो हमारा पॉलीमर सोल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी सोलवेंट से हमेशा ज्यादा आती है. तो ये नंबर के 1 से ज्यादा आता है. तो यहां से क्या है, लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. इसके हम क्या डिवाइड करते हैं 1, ठीक है. तो यहां से क्या आ जाता है, ये ईटा स्पेसिफिक इज इक्वल टू ईटा माइनस ईटा 0 और ईटा 0. ये मैथमेटिकली हमारे पास यहां से आ जाता है. अब देखिए हमने क्या लिखा है यहां पर, देखिए प्लीज, ये यहां से ईटा और ईटा 0 क्या है. अगर यहां पर वैल्यू पुट ऑन करेंगे दोनों की, ईटा और ईटा 0, इसमें सारा कुछ ये चीजें हमने कहा था कि सेम रहेंगी. सिर्फ 2 चीजें अलग आती है. एक तो हमारे पास डेंसिटी अलग है इसके सॉल्यूशन की सॉल्वेंट से, टाइम ऑफ फ्लो अलग है. और ये 2 चीजें हमने लिए यहां पर, दैट इज dt ओवर दैट इज d0 एंड t0. इसे हमारे पास यहां से कैसे आ जाती है, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास ईटा 0 माइनस भी है. यहां पर क्या आ जाएगा, इससे ये क्या कहते हैं यहां पर, दैट इज d0 एंड t0. इस तरह से. अब देखिए इसमें है क्या, वेरी सिंपल थिंग, कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, d इज ऑलमोस्ट इक्वल टू d0. सॉल्यूशन डाइल्यूट होने से उसकी डेंसिटी सॉल्वेंट के लगभग बराबर है. देन व्हाट इज ईटा स्पेसिफिक. यहां से देखिए कि हमारे पास ईटा स्पेसिफिक है, ये क्या हो जाता है यहां पर, इसे देख लीजिए. सो ईटा स्पेसिफिक इज इक्वल टू, यहां से ये बराबर हो गया ना, हमने इसको कॉमन लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज t माइनस t0 और t0. हमने यहां पे दिखाया कि ईटा r माइनस 1 ईटा स्पेसिफिक इक्वल टू t और d0 माइनस 1. ये चीज आपकी है, राइट. इसका वैसे लिख लीजिए जैसे t और t0 माइनस 1. अब हम करेंगे क्या, we prepare 4 or 5 solutions of the given polymer of known concentrations. मतलब क्या करते हैं आप, let's say C is the concentration of the solution of polymer in gram per 100 ml of the solution. तो हम क्या किया यहां पर, let's say 0.25 ग्राम पर 100 ml. ये हमारे पास क्या है, let's say C1, फिर क्या है C2, ये दूसरा सोल्यूशन है 0.5 ग्राम पर 100 ml. देन C3 ये तीसरा सोल्यूशन है let's say 75 ग्राम पर 100 ml. हमारे पास C4 क्या है 1 ग्राम पर 100 ml. So these are 4 solutions of a given polymer whose molecular mass we are going to determine by using viscometry. मतलब विस्कोमेट्री की मदद से जिस पॉलीमर का हमने मोलिकुलर मास निकालना है उसके हमने यहां पर ये 4 सॉल्यूशन बनाए जिनकी कंसेंट्रेशन डिफरेंट है. इसमें कंसेंट्रेशन ये ग्राम पर 100 ml ऑफ द गिवन सॉल्यूशन. अब हम क्या करेंगे, इन चारों हमारे पास सॉल्यूशंस का टाइम ऑफ फ्लो यहां से हम रिकॉर्ड करेंगे, T1, T2, T3 and T4, right? And T0 is the time of flow of the solvent. Let's say it is water, ठीक है, और बेंजीन. सोलवेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है. ये हमने जब काम करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम देखना कि पॉलीमर किस में घुलनशील है, in which solvent the polymer is soluble, and we prepare the solution of the polymer in that desired solvent, जिसमें ये ठीक से घुलनशील है पॉलीमर. ओके, अब हमारे पास क्या है, देखिए 4 हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लो है. तो यहां पर देखिए, तो यहां से क्या है, 4 बार करेंगे ना, T1 क्या निकाल लेंगे, दैट इज ईटा स्पेसिफिक ऑफ सॉल्यूशन 1. फिर यहां पर रखेंगे T2. तो इस तरह से यहां से क्या, इस फार्मूला में वैल्यूज रख के किसकी, टाइम ऑफ फ्लो और T0 टाइम ऑफ फ्लो सॉल्वेंट,
इन दोनों की हम 4 अलग अलग सोल्यूशन क्या निकालेंगे, इट इज नोन एज द स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी यहां से निकाल लेते हैं और फिर हम जानते हैं यहां से कि ईटा स्पेसिफिक ओवर सी कितने हमारे पास, ये सी इज द ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू है ईटा स्पेसिफिक ओवर सी। रेशो इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन। मतलब ये जो हमारे पास दो चीजों का रेशो है, किसका, कि हमारे पास जो ईटा स्पेसिफिक आएगा किसी सोल्यूशन का और उसकी कंसेंट्रेशन का, ये सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन का एक लीनियर फंक्शन है। मतलब क्या होगा, C बढ़ने से ईटा स्पेसिफिक बढ़ेगा, जैसे जैसे C बढ़ता है इसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती है। लीनियर फंक्शन मतलब यही है। सो एज द वैल्यू ऑफ C इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एंड दिस कैन बी प्लॉटेड इन ए ग्राफ। तो हम यहां पर क्या है, एक ग्राफ यहां से प्लॉट करते हैं। तो हमने यहां पर भी दिखाया है ग्राफ, यहां पर बना हुआ है ये ईटा स्पेसिफिक और C, लेट्स से दिस द कंसंट्रेशन क्या है, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी एंड दिस इज योर ग्राफ। हमारे पास क्या पे ग्राफ आ जाता है यहां से, राइट। ये हमारे पास क्या 4 वैल्यूज है। नाउ दिस ग्राफ इज एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कंसेंट्रेशन। अब हम इस ग्राफ के यहां से के जीरो कंसेंट्रेशन तक एक्सटेंड करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। आप जानते हैं कि एक्स्ट्रापोलेशन इज ए वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल with the help of which we can do so many important and interesting calculations which are highly useful in science. यहां से क्या निकाल लिया, so यहां पर जो इंटरसेप्ट आएगा, so this gives us the value of eta specific over C and this is known as the eta in bracket means intrinsic viscosity of the polymer solution. क्या हमारे पास ये कि जो हमारा पॉलीमर सॉल्यूशन है, अब देखिए ये तो हमने 4 क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन ये एक ही वैल्यू आएगी उस पॉलीमर के सॉल्यूशन की, वी हैव वन वैल्यू। और इसको क्या यहां से क्या बोला, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नंबर भी कहते हैं। सो दिस ईटा टेकन इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नंबर, and it is different for solutions of different pairs of solvent and polymer, जो हमारा सोल्यूट है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, सोल्वेंट के नेचर पे और पॉलीमर के नेचर पे डिपेंड करती है। एंड इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ molecules of the polymer under consideration. This is very very important place कि यहां पर ये जो आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नाम का एक नंबर है, ये क्या है, जो भी हमारे पास पॉलीमर है उस पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास, उसकी शेप और उसके साइज पे डिपेंड करता है। एंड मैथमेटिकली द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर डिपेंड्स ऑन इट्स लेट्स से मॉलिक्यूलर मास and it can be okay, so intrinsic viscosity is equal to kMa। तो हमारा क्या है, किसी भी गिवन पॉलीमर की जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है वो इस तरह से उसके मॉलिक्यूलर मास पे निर्भर है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। Here K and A are constants, ठीक है। हमारे पास ये 2 कांस्टेंट्स हैं, K and A are constants। A क्या है, ये 0.5 से लेकर के ये 1 तक हो सकता है इसकी वैल्यू, और K क्या है, ये पॉइंट्स में आता है, जैसे 0.008 और समथिंग, कुछ वैल्यू हो सकती है प्लीज, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो जिस पॉलीमर का हमने यहां पर क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उस पॉलीमर और जो हमारा गिवन सॉल्वेंट है, दोनों का जो पेयर है उस पेयर के लिए, ठीक है, गिवन पॉलीमर एंड सॉल्वेंट का जो पेयर है उस पॉलीमर के लिए हमें क्या ऑलरेडी A पता है, ये मान लीजिए 0.7 है, ठीक है। या हमारे पास क्या है, ये 0.00 लेट्स से 4 ऐसे K की वैल्यू। तो और हमारे पास क्या है, यहां से
ईटा इंट्रिंसिक हमने इस ग्राफ से निकाल लिया। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज ईटा इंट्रिंसिक। और यहां से हम क्या है इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, के एंड ए हमें पता है, तो एम यहां से हम निकाल सकते हैं। और मैथमेटिकली क्या होगा, log ईटा इक्वल टू इस log के प्लस ए log m, राइट, ये log m। तो यहां से ये मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके हम किसी भी गिवन पॉलीमर का मोलेकुलर मास निकाल सकते हैं, राइट, ओके। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है और एक ही तरह की 4 या 5 पॉलीमर लेकर के जिनका मोलेकुलर मास हमें पता है, तो उनके लिए क्या हम ए और के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पॉलीमर्स का लिटरेचर है उस लिटरेचर में हमें के और ए हमारे पास ये जो 2 कॉन्स्टेंट्स है इनका बहुत सा डाटा प्रोवाइडेड है। तो उस डाटा को यूज करके हम किसी भी अननोन पॉलीमर का मोलेकुलर मास यहां से बड़ी आसानी से, एंड दिस इज द मोस्ट हैंडी एंड मोस्ट easy method of determining the molecular mass of any unknown polymer. Okay, please. Thanks. Namaskar.